हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा के सभी विषयों, इसमें सभी इकाइयों की एमसीक्यूज की मैराथन क्लास। जी हाँ, इसमें हम सभी पांचों इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कंप्लाइन करके आपके लिए लेकर आए हैं। इस एक वीडियो में पांचों इकाइयों के एमसीक्यूज तैयारी कर ली जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और हाँ, बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी हम बाल व्यवस्था एवं बाल विकास का भी एमसीक्यू का पूरा सीरीज ला चुके हैं। आपने नहीं देखी अभी तक वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना, दिख जाएगी। नहीं तो आई बटन पे वीडियो शो हो जाती है, वहां भी आपको दिख जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं इकाई 1 की, जिसका नाम है राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा। राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा, इसकी बात करते हैं। तो देखिए, पहला, राज्य के अनिवार्य तत्व कितने हैं। पहला सवाल है कि राज्य के जो अनिवार्य, किसी भी राज्य के लिए जो फैक्टर्स यानी जो तत्व चाहिए होते हैं, जरूरी सबसे, कितने हैं। तो राज्य के लिए जो जरूरी तत्व होते हैं कुल मिलाकर कितने होते हैं? 2। कितने तत्व होंगे? 2 तत्व। जी हाँ, राज्य के लिए जो अनिवार्य तत्व होते हैं कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था, है ना। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो भाई भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष का नाम था उस समय सर विलियम हंटर। जी हाँ, क्या नाम था उनका? सर विलियम हंटर। ठीक है, भारतीय शिक्षा आयोग की। इसके बाद तो और भी भारतीय बने, जैसे कि गिजुभाई, मुदालियर, कमीशन, कोठारी, बहुत लोग अलग अलग बने, लेकिन अभी फिलहाल जो सबसे शुरुआत में भारतीय शिक्षा आयोग बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर थे। क्लियर। नेक्स्ट भाई देखिए, तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? भारतीय शिक्षा आयोग का गठन सन 1882-83 के आसपास, है ना, जब इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ था लॉर्ड मैकलाय के द्वारा। ठीक है ना, तब बात हो रही है, यानी सन 1882 से 1883 के आसपास जो है, आसपास नहीं, 1882-83 इस सेशन में जो है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर सन 1948। जी हाँ, कब होगा? 4 नवंबर सन 1948। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति हुई थी 4 नवंबर सन 1948, 4 नवंबर 1948। याद रखना है, इसको बढ़िया से रट के रखना है, क्योंकि यही आपको ध्यान रखेंगे परीक्षा में आएगा। ठीक, तो ये चीजें रटनी पड़ती हैं, क्योंकि भाई ये डेट है, फैक्ट है, डेटा है, तो कैसे याद रखोगे? रटना ही पड़ेगा इसको, है ना। तो 4 नवंबर सन 1948 को भारतीय जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसकी नियुक्ति हुई थी। अगला सवाल, शिक्षा मंत्रालय के विभाग हैं। शिक्षा मंत्रालय का कौन कौन से विभाग है? विद्यालय शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, यूनेस्को विभाग, ये सब के सब क्या हैं? ये सब भारतीय शिक्षा मंत्रालय के ही विभाग है। तो सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। जी हाँ, ऑल ऑफ द अबव, ये भी तीनों के तीनों क्या हैं? शिक्षा मंत्रालय के ही विभाग है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही विभाग है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, कि राज्य के निम्नलिखित अंग कौन कौन से? किसी भी राज्य के जो निम्नलिखित अंग हैं वो कौन कौन से? सरकार, जनसंख्या, संप्रभुता, निश्चित भूभाग। सरकार, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, शिक्षा। इसमें शिक्षा, निश्चित भूभाग, जनसंख्या, भरण पोषण, भरण पोषण, उद्योग, सरकार, संप्रभुता। सही उत्तर होगा पहला। जी हाँ, सही उत्तर क्या होगा? फर्स्ट। इसमें सरकार भी शामिल है, जनसंख्या भी, संप्रभुता भी, और एक निश्चित भूभाग यानी इलाका भी, एक बाउंड्री भी होती है ना, तभी तो देश बनता है, तभी तो राज्य बनता है। क्लियर। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना, कब लागू किया गया था? ठीक है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसे हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं ना, कंपलसरी एजुकेशन, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा बालकों के लिए। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो ये लागू हुआ था सन 2009 में। ठीक है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम बच्चों के लिए जो लागू हुआ था सन 2009 में लागू हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, सन 2009। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 के अंतर्गत अभी जस्ट पढ़ा था, किस धारा के तहत बच्चों को शारीरिक दंड एवं मानसिक प्रताड़ना निषेध है? यानी इसमें कौन सा आर्टिकल, कौन सी धारा लगेगी कि बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड वगैरह नहीं दिया जा सकता, है ना, इस अधिनियम में लाया गया था। तो वो धारा थी कौन सी धारा? धारा 21, है ना। धारा आर्टिकल 21 के हिसाब से, धारा 21 के हिसाब से भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है वो 21 नंबर की धारा लगती है कि किसी बच्चे को जो शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, फिजिकल टॉर्चर या मारपीट वगैरह ये सब नहीं दिया जा सकता। ठीक, आगे बढ़ेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 से 1953, माध्यमिक शिक्षा आयोग सर 1952-53 में गठन किया गया था। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के उस समय के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के उस समय के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, है ना, इन्हीं की अध्यक्षता में मुदालियर कमीशन बना था, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने। ठीक है, तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो है वही माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, जो सन 1952-53 में गठित हुई थी। नेक्स्ट
आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, यूनेस्को की स्थापना कब हुई? यूनेस्को की स्थापना हुई सन 1946, जस्ट यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र संघ बनने के बाद, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई, तो जस्ट उसके ही अगले साल जो है यूनेस्को की भी स्थापना हुई, ठीक, सन 1946 में। कब हुई स्थापना? सन 1946। अगला देखिए, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जो लागू हुआ सन 1994, 1994 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यालय जो है, ये कार्यक्रम जो है ये 1994 1994 में लागू किया गया था। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला, मूल्य वह है जो मानव की इच्छाओं की तुष्टि करे। मूल्य क्या है? मूल्य वह है जो मानव के इच्छाओं की तुष्टि करे। ये किसने कहा? किसकी दी गई परिभाषा है? अर्बन जी की। किसकी परिभाषा है ये? अर्बन जी की। अर्बन ने कहा कि मूल्य वही है जो मानव के इच्छाओं की तुष्टि कर दे, है ना। अगला देखिए, बाल मजदूरों की श्रेणी में कौन आते हैं? 14 साल से कम उम्र के बच्चे, है ना। बाल मजदूरों में 14 होते हैं, वो सब काय में आते हैं? बाल मजदूरी में आते हैं ना। उन्हें बाल मजदूरी, चाइल्ड लेबर कहा जाता है, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो 14 के ऊपर हैं वो जॉब कर सकते हैं, वो करेंगे लेकिन वो भी अपनी स्वेच्छा से, और उसके लिए भी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, ऐसा नियम बनाया गया है, ठीक है। 14 वर्ष से कम के किसी भी बच्चे को काम पर रखा तो वो तो फिर गैर कानूनी है, सीधा सीधा, ठीक है ना। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ था? इसे संविधान से मान्यता कब मिली है ना, संवैधानिक रूप से भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता इस एनसीटी के ग्रुप को कब मिली? सन 1993 1993 में। कब मिली थी? सन 1993 1993 में। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का राज्य शिक्षा केंद्र कहाँ है? भोपाल, सभी जानते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र कहाँ है? भोपाल में। माध्यमिक शिक्षा मंडल, जो लोग बाहर के राज्य के होंगे, बिहार वगैरह से आ रहे होंगे परीक्षा में, नहीं पता होगा, लेकिन भाई मध्य प्रदेश के सब तो जानते हैं कि मध्य प्रदेश का जो राज्य शिक्षा केंद्र है, यानी कि हमारा जो शिक्षा बोर्ड का जो सेंटर है वो कहाँ पर है? भोपाल में है। माशिम, जिसे माध्यमिक शिक्षा मंडल भी कहते हैं हम लोग, है ना। आगे देखिए अगला सवाल, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना कब हुई? केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी सन 1935 में। कब की गई थी? सन 1935, वो अंग्रेजों के समय में ही, ठीक है, सन 1935 में। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान सीआईटी की, ये कहां पर स्थित है? केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी सीआईईटी, है ना, केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान, ये स्थित है कहां पर? भुवनेश्वर में। जी हाँ, भुवनेश्वर, साउथ में, भुवनेश्वर में स्थित है सीआईईटी, यानी केंद्रीय शिक्षक प्रौद्योगिकी संस्थान जिसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखिए। अब आते हैं सीधा सीधा रिक्त स्थानों के ऊपर, ठीक। बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हो गए पहली इकाई के, अब इसके रिक्त स्थानों पर आते हैं। पहला देखिए, शिक्षा के अनौपचारिक साधन क्या है? विद्यालय। अनौपचारिक साधन क्या है? विद्यालय शिक्षा का। फिर भारत में अंग्रेजी शिक्षा पद्धति का आरंभ किसने शुरू किया? लॉर्ड मैकलॉय, हमेशा बता रखा है, बचपन में आपने पढ़ भी रखा होगा, समाज विज्ञान विषय में 8वीं कक्षा में ही पढ़ा देते हैं। लॉर्ड मैकॉले जो है उसी ने ही अंग्रेजी शिक्षा का शुरुआत किया था। उसने ही एक वुड्स डिस्पैच नाम से एक नियम कानून भी बनवाया था ब्रिटिश सरकार से, जिसके तहत अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया था भारत में, ठीक है। और क्या? अगला देखिए, पिछड़े देशों के विकास में सर्वाधिक मानसिक विकास सहयोगी उपकरण है। यानी जो भी देश पिछड़े हैं, अगर उन देशों का विकास कराना है तो सबसे पहले वहां के लोगों का मानसिक विकास होना चाहिए, है ना, शारीरिक विकास या बाकी विकास नहीं। क्योंकि अगर दिमाग से वहां के लोग, सारे लोग विकासशील हो गए, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, दिमाग से एकदम बढ़िया, होशियार, पढ़े लिखे, शिक्षित बन गए, तो अपने आप अपने देश को सुधार देंगे, है ना। तो किसी भी पिछड़े देश को सबसे पहले मानसिक विकास में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? बालक होता है, क्योंकि शिक्षा देनी किसको है? बालक को, है ना। किसके लिए बनाई गई ये शिक्षा? बालक के लिए, बालक का ही विकास हो सके। तो शिक्षा में केंद्र बिंदु जो है हमेशा बालक ही होना चाहिए, यानी बालक को, बच्चे को ध्यान में रखकर ही शिक्षा का प्रदान करना चाहिए, शिक्षा या शिक्षा का गठन होना चाहिए, पाठ्यक्रम बनाना चाहिए, सब कुछ बालक को ध्यान में रखकर होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए अगला देखिए, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक के आंतरिक गुणों को प्रकाशित करती है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? यह एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी प्रोसेस है जो बच्चे के अंदर के पहले से गुण है ना, उनको बाहर लाती है, ठीक है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा भी है, हमारे अंदर ही सारा ज्ञान होता है, बस उसको बाहर लाने का तरीका क्या है? शिक्षा, एजुकेशन, है ना। यह परिभाषा किसने दी? फ्राबेल ने। यह परिभाषा फ्राबेल शिक्षा शास्त्री ने दी थी। अगला, केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता समिति की स्थापना कब हुई? सन 1921 में। केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता समिति की स्थापना सन 1921 में की गई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए अगला। अब आ जाते हैं सीधा एक वाक्यों में उत्तर वाले प्रश्न पर। पहला प्रश्न, मानसिक बालकों की पहचान करने के लिए कितने प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं? 3 प्रकार के परीक्षण। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फिर अधिनियम 1995 का विस्तार किस राज्य में नहीं किया गया था? तो जम्मू कश्मीर में ना। अधिनियम 1995 का विस्तार किस राज्य में नहीं है, है ना। अब ये जो अधिनियम 1995 था, अब
जम्मू कश्मीर इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें जम्मू कश्मीर जो भारत का भी हिस्सा नहीं था। धारा 371 वहां पर 70 चलती थी, आर्टिकल 370 हटा और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का भाग बन गया ना, तो अब वहां पर भी लागू हो ही जाएगा। फिर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान कहां पर है? यह स्थित है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान कहां पर स्थित है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, है ना। नेक्स्ट आगे देखिए अगला सवाल, नई शिक्षा नीति विषमताओं को दूर करने पर, नई शिक्षा नीति जो है जो कठिनाइयां, विषमताएं है ना, मजबूरियां, उनको दूर करने पर विशेष बल देती है ना। कौन से विषमता के ऊपर? सबसे ज्यादा असमानता को हटाने पर, यानी समानता का अवसर देने पर, ठीक है। तो नई शिक्षा नीति जो है वो समानता के अवसर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करती है। अगला, प्रोग्राम ऑफ एक्शन किस सन में प्रस्तुत किया गया था? प्रोग्राम ऑफ एक्शन सन 1992 में। कब ला गया था? सन 1992। तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो है ये ला गया सन 1992 में। अगला, मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा कहां पर स्थित है? तो जबलपुर में। कहां पर? जबलपुर में। मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा, है ना, तो ये कहां पर स्थित है? जबलपुर। फिर ALM, ALM जो है ना, ये इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? एक्टिव लर्निंग मटेरियल, है ना, एक्टिव लर्निंग मटेरियल जिसे ALM कहते हैं, ठीक है। ALM से जुड़े हुए कई सवाल जो आपको थ्योरेटिकल मिल भी जाएंगे, है ना, थ्योरी में बहुत सारे हमने रख भी अपने कोर्स में, नोट्स में भी है, तो इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन रहता है, इससे कई सवाल थ्योरी वाले भी पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ALM। तो एक्टिव लर्निंग मटेरियल यानी कि ALM फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अब आ जाते हैं इकाई 2 पर। इकाई 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है खत्म हो चुके हैं। अब हम इकाई 2 शुरू करेंगे जिसका नाम है समाज व शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य। चलिए तो इकाई 2 की बात करते हैं, बात करेंगे इकाई 2 की। इकाई 2 समाज व शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य। इसके बहुविकल्पों से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, जेंडर शब्द का अर्थ क्या है? जेंडर शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? जेंडर शब्द का अर्थ होता है लिंग, एक्चुअल में, है ना। जेंडर का मतलब होता है लिंग, पुरुष लिंग, है ना, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, क्या हो, जेंडर उसी को डिफाइन करता है। तो जेंडर का मतलब महिला होता है क्या, पुरुष होता है क्या, ए और बी दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये ए और बी दोनों, यानी जेंडर का मतलब महिला पुरुष दोनों की बात होती है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए, भेदभाव किसी समूह या व्यक्ति के प्रति किया गया, जो भेदभाव होता है वह क्या होता है? व्यवहार के थ्रू होता है ना, व्यवहार के द्वारा। भेदभाव जो भी होता है किसी भी समूह या किसी व्यक्ति के द्वारा जो भेदभाव करते हैं वो व्यवहार होता है, यानी व्यवहार से तो भेदभाव किया जाता है। उनके साथ नहीं बैठना, उनके साथ खाना पीना नहीं करना, जैसे पहले होता था ना, अनटचेबल्स, अछूत माना जाता था, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ठीक, तो वो भेदभाव ही था। और वो भेदभाव कैसे दिखाई देता था? व्यवहार में, हरकतों में, ठीक। अगला देखिए, सामाजिक परिवर्तन निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? किसी भी समाज के परिवर्तन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या स्कूल की होती है, समाज की होती है, या इन दोनों की होती है, या किसी की नहीं? तो दोनों की, जी हाँ, दोनों की। तो सही उत्तर क्या होगा? ए और बी दोनों। तो किसी भी समाज के परिवर्तन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? स्कूल। स्कूल ही तो जैसा सिखाता है समाज वैसा बनता है। तो शाला की और समाज की, इन दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है सामाजिक परिवर्तन में। अगला सवाल, सामाजिक परिवर्तन के रूप कौन से? सामाजिक परिवर्तन के रूप की बात करें तो सामाजिक परिवर्तन के कितने रूप हैं? तो सामाजिक परिवर्तन के जो रूप बोले, अंग बोलो, तो ऐसे 5 है कुल। कितने? 5। सामाजिक परिवर्तन के रूप कितने हैं? कुल 5, याद रखिएगा। 5 तरह से सामाजिक परिवर्तन दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सवाल, भारत में जाति का आधार क्या है? भारत में जाति कैसे डिसाइड होती है? जन्म से। भाई आप जिस घर में जन्म ले लिए, जो आपके पिता की जाति है वही जाति आपकी हो जाएगी, है ना, जाति बदलती भी नहीं है। तो जाति का जो आधार है वो जन्म है भारत में। ऐसा नहीं कि बाद में जाति बदल लो, धर्म बदल सकते हो आप, नाम बदल सकते हो आप, है ना, सब बदल लोगे, लेकिन अपना जाति नहीं बदल सकते, ठीक है। भारत में जाति का आधार क्या होता है? जन्म। जन्म से ही जाति डिसाइड हो जाती है। धर्म भी जन्म से डिसाइड होता है, जिस परिवार में जन्म लिया आपका धर्म हो गया, लेकिन अब आगे चल के 18 साल के बाद अपना धर्म बदल भी तो सकते हो, पर जाति नहीं बदल सकते। तो भारत में जाति का आधार क्या होता है? जन्म होता है, जन्म से ही। अगला, आधुनिकीकरण संबंधी संक्रियाओं को 4 पक्षों में किसने बांट के रखा है? आधुनिकीकरण, है ना, मॉडर्नाइजेशन जैसी जो प्रक्रिया है, उससे संबंधित जो प्रक्रिया है, उसको किसने उसे 4 पक्षों में, 4 भागों में बांट रखा है? तो इसे बांट रखा है किसने 4 पक्षों में? 4 पक्षों में बांटा है प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने। याद रखिए क्या नाम है? प्रोफेसर श्यामचरण दुबे। इन्होंने आधुनिकीकरण को अलग अलग ऐसे 4 भागों में बांट रखा है, 4 पक्षों में बांट रखा है, प्रोफेसर श्यामचरण दुबे। अगला देखिए, अब आते हैं रिक्त स्थान पर। एमसीक्यूज हो गए, वस्तुनिष्ठ हो गए। पहला,
भी समावेशी बालक समूह विषमांगी बनाते हैं। समावेशी बालक जो समूह है वो विषमांगी बनाते हैं। फिर जेंडर के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब भारतीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर विद्यालय विकास योजना शैक्षिक कार्य को पूर्ण करती है। जो भी विद्यालय विकास योजना है अब किस तरह के काम करेगी? शिक्षा के संबंधी ही कार्य करेगी ना, क्योंकि विद्यालय है, तो विद्यालय विकास योजना शैक्षिक कार्य को ही पूर्ण करती है, उससे संबंधित कार्य ही करती है। फिर राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति सन 1998, है ना, 58 बोलो, 98 नहीं, 1958, 1958 बोलेंगे, 98 नहीं, 1958, 1958 में बनी थी। अभी इसको रटना पड़ेगा भाई, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति, है ना, रटना पड़ेगा क्योंकि ईयर है। ईयर कैसे याद रखोगे? रट के ही। सामाजिक स्तरीकरण का जैविक आधार क्या है? लिंग। समाज में जो जैविक स्तर है, बायोलॉजिकल जो लेवल देखोगे आप, तो वो लिंग ही है ना। समाज में जो बटे हैं तो लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष ऐसे ही तो बटे हैं ना। तो सामाजिक स्तरीकरण का जैविकीय आधार क्या है? लिंग है, जेंडर है। आगे बढ़ेंगे, जेंडर भी लिख सकते हो वहां पर लिंग की जगह, ठीक। अब आते हैं एक वाक्य में उत्तर के ऊपर, ठीक है। बहुविकल्प और रिक्त स्थान हो गए, एक वाक्य में उत्तर पर आ जाते हैं। पहला सवाल, स्कूल चले हम अभियान के अंतर्गत कितने आयु वर्ग के बच्चों का सर्वेक्षण करते हैं? स्कूल चलो अभियान जो चलाया गया था उसमें कितने एज के बच्चों का सर्वेक्षण यानी कि सर्वे होता है कि कौन स्कूल जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, तो इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों का, है ना, 14 साल के बच्चे जो है मुफ्त अनिवार्य शिक्षा ले रहे हैं कि नहीं, है ना, ये सब देखा जाता है। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, सन 1986। इसके पहले भी हम देख चुके हैं इसको, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में लागू हुई थी। अभी भी एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आ चुकी है, एनईपी। अभी हमारा सिलेबस अपडेट नहीं हुआ, नहीं तो वो भी आपको दिखाई देता कि इसका उत्तर क्या लिखते हैं हम, सन 2020 लिखते हैं ना, एनईपी 2020, ठीक। ब्रिज कोर्स क्या है? ब्रिज कोर्स किसे कहते हैं? देखो, ब्रिज कोर्स क्या होता है, जब परीक्षा छूट जाती है या पढ़ाई छूट जाती है और बीच में गैप होता है ना, तो पिछली परीक्षा और आने वाली नई, पिछली की पढ़ाई और आने वाली नई पढ़ाई के बीच को जोड़ने के लिए जो परीक्षा होता है ना, उसे ब्रिज कोर्स बोलते हैं। नाम ही है ब्रिज, जोड़ने का काम, पुल, है ना। तो वैसा ही, तो 9 से 14 वर्ष की वो बालिकाएं जो शाला से बाहर हैं, जो कभी स्कूल नहीं गए, उनके अध्ययन पूर्ण करने के लिए ब्रिज कोर्स का उपयोग किया जाता है। अभी तो आप देखोगे ना, लॉकडाउन के टाइम पे भी जैसे ही लॉकडाउन खुला था तो स्कूल वगैरह चालू हुए थे, तो सीबीएसई ने स्कूलों में ब्रिज कोर्स चलवाया था। यानी जो पढ़ाई नहीं हो पाई थी 1.5-2 साल, जो भी स्कूल बंद थे, तो उन कोर्सेज को थोड़ा बहुत समझाने के लिए ब्रिज कोर्स भी चलाए गए थे कुछ महीने के, ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ब्रिज कोर्स क्या होता है? 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, वो सभी बालिकाएं जिनकी पढ़ाई छूट गई थी, जो विद्यालय से बाहर थी, जो शिक्षा नहीं ग्रहण पाई, तो उनकी शिक्षा को पूरा करने के लिए, उनके एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए ब्रिज कोर्स की शुरुआत की गई थी ना, उनके शिक्षा अध्ययन को पूर्ण करने के लिए। नेक्स्ट, आगे देखिए अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब प्रारंभ की? बहुत महत्वपूर्ण है थ्योरी में, ये तो मतलब थ्योरी में ना इससे जुड़े हुए सवाल पूछता ही पूछता है, 100% पूछता है, याद रखिएगा। तो हमने अपने नोट्स में भी शामिल कर रखा है, हमारे कोर्स में भी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करेंगे और कोर्स परचेस कर लेंगे, तो वहां आपको सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल नोट्स, थ्योरी नोट्स सब कुछ वहां मिलता है, ठीक है। वहां पे पूरे थ्योरी के मैराथन लेक्चर, शॉर्ट वीडियो लेक्चर सब कुछ उपलब्ध रहते हैं, कोर्स जरूर परचेस करना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें, ये योजना शुरू की गई थी सन 1986 में, 1986 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, है ना, जब नई शिक्षा नीति आई थी उसी समय ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी शुरू हुआ था। अब बात करें अगला सवाल, पालक शिक्षक संघ क्या है? पेरेंट टीचर कमिटी जो रहती है ना, पालक शिक्षक संघ क्या है? तो यह एक औपचारिक संगठन है जो माता पिता, शिक्षकों और कर्मचारियों, ठीक है, कौन कौन रहेगा? माता पिता, शिक्षक और कर्मचारियों से बना है, जिसका उद्देश्य शाला में माता पिता की भागीदारी को बढ़ाने को लेकर, सुविधाजनक करने को लेकर है। यानी स्कूल में क्या चल रहा है, बच्चा क्या पढ़ लिख रहा है, इसकी जानकारी माता पिता को अच्छे से रहे, या बच्चा घर पर किस प्रकार से रह रहा है, क्या व्यवहार है, इसी जानकारी शिक्षक को रहे। इसीलिए जो है ये पालक शिक्षक संगठन बनाया गया है, संघ बनाया गया है, पेरेंट टीचर कमेटी जिसको बोलते हैं, ठीक। वंचन क्या है? किसी विषम परिस्थिति, विषम मतलब कठिन, है ना, किसी विषम परिस्थिति के कारण बालकों का शिक्षा से विमुख हो जाना वंचन कहलाता है ना। किसी कंडीशन की वजह से, किसी बुरे समय, किसी कठिनाई की वजह से बच्चे का पढ़ाई छूट जाना, शाला से विमुख हो जाना, है ना, शिक्षा से दूर रह जाना, इसे क्या कहते हैं? वंचन कहते हैं, ठीक। अगला देखिए, भारत स्कूल चलो अभियान, भारत में जो स्कूल चलो अभियान जो है कब शुरू हुआ था? भारत में स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ? भारत में स्कूल चलो अभियान जुलाई 2000 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया था? जुलाई 2000, सन 2000 जुलाई में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था। नेक्स्ट, आगे बढ़े, अब आते हैं इकाई 3 पर। हमारी 2 इकाइयां कंप्लीट हो गई, 3, 4, 5, 3 इकाइयां और बची हैं। अभी तीसरी इकाई जिसका नाम है भारतीय संविधान एवं शिक्षा, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में शिक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियम है, उसको हम देखेंगे। वही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर रहने वाले हैं। चलिए, तो भारतीय संविधान एवं शिक्षा की बात करें
तो सबसे पहला राजनीतिक मूल्य है। राजनीतिक मूल्य भाई क्या है? भ्रष्टाचार का कारण है ना। राजनीतिक मूल्य क्या है? भ्रष्टाचार न करना, यानी भ्रष्टाचार नहीं होगा तो ही राजनीति अच्छी चलेगी। राजनीति में, पॉलिटिक्स में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम हम देखते हैं, क्या देखते हैं? भ्रष्टाचार, करप्शन ही देखते हैं। तो करप्शन नहीं हो, भ्रष्टाचार ना हो, यही तो राजनीति का नैतिक मूल्य है, यानी अच्छी संस्कारी वाली राजनीति है। दूसरा, नई सामाजिक व्यवस्था के लिए भारतीय संविधान प्रस्तुत किया गया कब? इसे प्रस्तुत किया गया सन 1950 में। यानी आप देखोगे नया संविधान चालू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। नया संविधान बोलोगे सर पुराना संविधान, भाई पुराना संविधान हमारा थोड़ी था, पुराना संविधान था जो है किसका था? पुराना संविधान जो था अंग्रेजों का था ना, 26 जनवरी 1950। हमारा संविधान इस समय से लागू हुआ, ठीक है। फिर नई सामाजिक व्यवस्था के लिए, यानी देश को नए तरीके से, समाज को नए तरीके से चलाने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में जो इंट्रोड्यूस हुआ, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला सवाल, सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं। सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है, इसलिए अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे लोकतंत्र कहते हैं। ये परिभाषा किसने दी? लोकतंत्र की परिभाषा, शिक्षा स्वशासन की परिभाषा यह किसने दी है? ये परिभाषा बर्न्स ने दी है। बर्न्स ने कहा कि अच्छी जो शासन होता है वो शिक्षा है, अच्छा शिक्षा जो है वो शासन है, सबसे बढ़िया शिक्षा स्व शिक्षा होती है, सबसे खुद को शिक्षित करना, है ना। तो ये सब लोकतंत्र के मजबूत आधार होते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब बताया किसने? बोला, ये बर्न्स ने परिभाषा दी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ये लागू था सन 2009 में, है ना। नरेगा वगैरह के समय में ये भी लागू हुआ था। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, है ना। तो ये सन 2009 में लागू किया गया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के सर्वाधिक सराहनीय और अग्रणीय कार्यकर्ता थे कौन? स्वतंत्रता से भी पहले, है ना, स्वतंत्रता से, आजादी के पहले, उससे पहले शिक्षा के सब सर्वाधिक सराहनीय और अग्रणी कार्यकर्ता कौन थे शिक्षा के क्षेत्र में ना? तो राजा मोहन रॉय, ठीक, गोपाल कृष्ण गोखले, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सारे लोग, ठीक है ना। ये सारे लोग जो आप देख रहे हो, ये सब के सब वो लोग थे जिन्होंने हमारे भारत के समाज में, ये सब सोशल रिफॉर्मर है, समाज सुधारक हैं, और तो और ये आंदोलनकारी भी हैं, यानी स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा काम किया। उस समय भी, भारत के आजाद होने से पहले भी भारत में शिक्षा ठीक से चले, भारतीय बच्चों को, छात्रों को, लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए इन्होंने पहले भी काम किए थे। तो सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। जी हाँ, और ये मौलाना अबुल कलाम आजाद तो हमारे शिक्षा मंत्री भी बने आगे चल के, भारत के आजाद होने के बाद हमारे शिक्षा मंत्री भी रहे। और राजा राम मोहन राय तो आप जानते भी हो कितने बड़े समाज सुधारक हैं, और गोपाल कृष्ण गोखले भी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, विद्यालय एक शैक्षिक संस्था है जिसमें, है ना, विद्यालय क्या है? एक शैक्षिक संस्था है जिसमें चुनौती होना चाहिए, स्व अभिप्रेत अनुभव हो, कौशलों का विकास हो, या सभी। तो उपयुक्त सभी, है ना, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। चुनौती भी होनी चाहिए विद्यालय में, नया नया चैलेंज, टारगेट, स्व अभिप्रेरित अनुभव हो, यानी खुद को मोटिवेट करने वाले काम हो, फिर कौशलों का विकास हो, बच्चे को जो स्किल आते हैं, जो कौशल आते हैं, उनको और बढ़ाया जाए, है ना कि दबाया जाए। कोई बच्चों को अगर म्यूजिक अच्छे से आता है तो उसको मारपीट के जबरदस्ती म्यूजिक बंद करा के पढ़ाई शुरू करवा दे रहे, नहीं, उसके म्यूजिक के टैलेंट को बढ़ाना चाहिए। तो यही विद्यालय है जहां बच्चों के कौशल का विकास भी हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, वंचित और शाला त्यागी बालक बालिकाओं के लिए स्थापना की गई है। जो वंचित बालक हैं, जो बालिकाएं हैं, जो भी छात्र हैं और जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, ऐसे छात्र छात्राओं के लिए कौन से स्कूल की स्थापना की गई है? इनके लिए राज्य ओपन स्कूल की स्थापना की गई है। जैसे उदाहरण के तौर पर, ओपन में क्या होता है ना, जब प्राइवेट में एग्जाम देते हैं, जैसे मान लो कोई 7वीं 8वीं कुछ नहीं पढ़ा, या 7वीं छूट गई या 8वीं छूट गई, तो वो क्या कर सकता है, सीधा 10वीं का फॉर्म भर के 10वीं का, अगर वो एग्जाम ओपन बोर्ड वाला स्कूल का एग्जाम दे देता है तो 10वीं की मार्कशीट उसको मिल जाती है, 10वीं पास हो जाता है, है ना। तो ओपन स्कूल की स्थापना की गई है कि अगर कोई रेगुलर ना पढ़ पाए, 1-2 क्लास की पढ़ाई छूट जाए, तो उसके लिए ओपन स्कूल जो है इसकी परीक्षा आयोजित कराई जाती है, ठीक है, राज्य ओपन स्कूल। अगला देखिए, कौन सी संस्था राष्ट्रीय स्तर की नहीं है? इसमें से कौन सी संस्था जो है नेशनल लेवल की नहीं है? यहां पर देखो ना, एनसीटीई, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा भाई? एससीईआरटी, है ना, ये स्टेट वाला है, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म ही होता है स्टेट वाला। तो ये तो है ही राज्य स्तर की, ठीक है। और एनसीईआरटी और एनसीटी, ये सब तो हमको पता है कि ये हमारे राज्य नहीं, हमारे राष्ट्र स्तर की, हमारे नेशनल लेवल की संस्थाएं हैं, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए कौन कौन सी अनुसूचियां बनी है? भारत का जो संविधान है उसमें शिक्षा के लिए जो अनुसूचियां बनी है कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। जी हाँ, तीनों है, संघ सूची भी है, राज्य सूची भी है, समवर्ती सूची भी है। यानी शिक्षा, एजुकेशन जो है कौन कौन सी लिस्ट में है। यानी अभी मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान में कैसा लिखा गया है कि केंद्र सरकार कौन कौन से काम करेगी उसके लिए एक सूची बनाई है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम संघ सूची,
कहते हैं, ठीक है। अब उसे केंद्र सरकार चलाती है। फिर आता है कि राज्य सरकार कौन से काम कर सकती है, उसके लिए एक सूची, एक लिस्ट बनी है, उसमें सारे सब्जेक्ट्स वो नाम लिखे, वो काम लिखे हैं जो राज्य सरकार कर सकती है, जिसे राज्य सूची बोलते हैं। फिर आती है एक संवर्त सूची, जिसको दोनों मिलकर कर सकते हैं, ठीक है, जिसे कॉन्क्रीट लिस्ट भी कहते हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उनमें उस सूची में जो काम होंगे ना, संवर्ती सूची में, उसमें दोनों सरकारें कर सकती है, केंद्र और राज्य दोनों। तो ऐसी 3 सूचियां हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। शिक्षा इन तीनों में आ जाती है, ठीक। अगला देखिए, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान कहां पर है। राष्ट्रीय यानी प्रौढ़ लोगों के लिए जो शिक्षा का इंस्टीट्यूट, संस्था है, कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है दिल्ली में, नई दिल्ली, हमारे देश का केंद्र है ना, नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा का संस्थान दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वस्तुनिष्ठ खत्म हो गए, अब हम आते हैं रिक्त स्थान पर। पहला, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कौन से सन में आया, सन 2009 में आया। अगला, मनुष्यों द्वारा, मानव द्वार को विद्यालय कहा जाता है ना, मानव जहां शिक्षा लेता है उसे ही विद्यालय कहते हैं। अगला, ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो हैं, उन्हें नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलता है ना। जो ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वो नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं, वहां पर केवी, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय तो पढ़ाई होगा, आपने सुना ही होगा, है ना। तो इन विद्यालय के लिए परीक्षा होती है, नवोदय विद्यालय के लिए, और उस परीक्षा में अगर कोई पास हो जाता है तो नवोदय विद्यालय में वो रहता है, वहाँ हॉस्टल मिलता है, सारी पढ़ाई भी निःशुल्क होती है, ये सारी चीजें होती हैं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्र के स्थायी निकाय ग्राम पंचायत होता है। ग्रामीण क्षेत्र का जो गवर्नमेंट बॉडी है, जो सरकार चलाती है एकदम ग्रामीण क्षेत्र में, वो क्या है, वो ग्राम पंचायत है। फिर प्रशासनिक सेवा का मुख्य कार्य शिक्षा में क्या है, विद्यालय का श्रेष्ठ प्रबंधन, विद्यालय का अच्छे से मैनेजमेंट करना, ये प्रशासनिक सेवा का मुख्य कार्य शिक्षा में। शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकार है उसका मेन काम क्या है कि विद्यालय का अच्छे से प्रबंधन किया जाए, स्कूल का मैनेजमेंट हो ढंग से, ठीक है। द करिकुलस फॉर द 10 ईयर स्कूल, ये जो किताब है, जो दस्तावेज है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये प्राथमिक शिक्षा से है ना, प्राथमिक अर्ली एजुकेशन, 10+2+3, यानी हमारी भारत की जो शिक्षा है कैसे बढ़ी है, शुरुआत के 10 साल, फिर उसके बाद के 2 साल, उसके बाद फिर 3 साल कॉलेज के, है ना। तो ये जो लिखा गया है दस्तावेज, द करिकुलस फॉर द 10 ईयर स्कूल, ये दस्तावेज प्राथमिक शिक्षा से, शुरुआत है ना, 8वीं तक का 10वीं तक की शिक्षा से संबंधित दस्तावेज है, ये डॉक्यूमेंट उससे संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब वस्तुनिष्ठ भी हो गए, इकाई हमारा जो रिक्त स्थान वो भी हो गया, बहुविकल्पी हो गया। अब हम चलेंगे यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कब पारित हुआ, 2009, हमने अभी पढ़ा था इसके पहले ही, ठीक। दूसरा, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स कितने दिए गए हैं, टोटल 6 फंडामेंटल है ना, जैसे कि नहीं दिया गया राइट टू, हमारे राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार है ना, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी अपने धर्म को मानने का अधिकार, ये सब दिए गए हैं, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ऐसे 6 फंडामेंटल राइट्स यानी 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार कितने, 6। फिर भारतीय संविधान में कर्तव्य कौन कौन से देश के लिए गए हैं ना, कौन कौन से, मतलब हमारे देश में जो कर्तव्य, यानी हमारे देश के संविधान में कई सारे नियम जो है अलग अलग देशों से लिए गए हैं, ठीक है। आपने पढ़ाई होगा, आप जानते होंगे कि हमारा भारत का संविधान जब बनाया गया था तो दुनिया के कई सारे अच्छे अच्छे देशों का संविधान पढ़ा गया, और उन सब संविधान में से कुछ अच्छी अच्छी बातों को अपनाया गया था, है ना, ठीक। तो उसमें से हमारे देश में जो मौलिक कर्तव्य है ना, वो कौन से देश से लिए गए हैं, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कहां से ली गई है, रूस देश से। रूस देश के संविधान में ये नियम था कि नागरिकों को भी देश के लिए कुछ कर्तव्य रहेंगे, नागरिक भी देश के लिए कुछ काम करेगा। तो ऐसे नियम को कहां से लिया हमने, रशिया से उसी नियम को लिया था, अपने संविधान में डाल दिया। अगला, स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई। स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1946, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, है ना। अभी तो नई वाली 2020 में लागू हुई, पहली वाली कब हुई थी, इसके पहले 1986 में। तो स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 1986 में लागू हुई थी, ठीक। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय है ना कहां पर है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय जो है नई दिल्ली में है। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी, सन 1993 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी, नेशनल माइनॉरिटी है ना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना सन 1993 1993 में की गई थी, ठीक। कब की गई थी, तो 1993, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, है ना टोटल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कब रेडी हुआ, 2 साल 11 महीने, है ना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन, 2 ईयर्स 11 मंथ है ना, 18 डेज, इतने दिन में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था, ठीक। बोझ के बिना सीखने से क्या तात्पर्य है,
बिना बोझ के, बिना प्रेशर के, बिना भार के सिखाना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे स्कूल में पुस्तक कॉपियों से भरा बैग लेकर जाते हैं। उनके इस बोझ को कम करने के लिए एक दिन बिना बैग के स्कूल, बैगलेस स्कूल, बैगलेस डे जिसे कहते हैं ना, ये जिस दिन सिर्फ खेल होगा, स्पोर्ट्स होगा, कोई पढ़ाई नहीं होगी, है ना, ऐसा दिन भी रहता है। तो ऐसा भी एक दिन रखा जाता है कि बच्चों में पढ़ाई का बोझ थोड़ा कम हो और बच्चों को पढ़ने लिखने में थोड़ा इंटरेस्ट आए, ऐसा होना चाहिए ना। तो बैगलेस डे। तो ऐसे ही बोझ के बिना सीखने का तात्पर्य यही है कि बच्चे बस्ते के बोझ के तले दब जाते हैं, तो उससे छुटकारा मिले एक दिन, जिस दिन से पढ़ाई ना हो उस दिन खेलकूद हो और एक्टिविटीज हो, उसे ही बोझ के बिना सीखना कहा गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगली हमारी चौथी इकाई। इकाई 3 के सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। चौथी इकाई जिसका नाम है शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार। इस चौथी इकाई की बात हम करते हैं। देखिए, शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार, अगर इसकी बात करें, इसके हम एमसीक्यूज की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करें तो सबसे पहला देखिए, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता के द्वारा और जनता के लिए, डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, है ना। ये किसने कहा था? तो सबको हमने इसके पहले ही पढ़ रखा है। इसे कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था ना। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जो लोकतंत्र है जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, जनता से है ना। ये जो डेमोक्रेसी के बारे में सबसे फेमस बात कही गई है, प्रचलित, ये अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कही थी। अगला देखिए, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे कहते हैं संविधान सभा, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा सन 2005। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, नेशनल करिकुलम ना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा सन 2005 की क्या क्या कठिनाइयां, समस्याएं थी? जो उस समय पाठ्यक्रम बना था 2005 में, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम थी, है ना। उसमें प्रॉब्लम क्या थी भाई? भाषाओं की समस्या थी, यानी हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो कहाँ कौन सी भाषा में शिक्षा होगी, ये कठिनाई थी। दूसरा, समाज की भी समस्या थी, है ना। गर्ल्स को पढ़ने नहीं मिल रहा था, उनका रेशो बहुत कम था, पढ़ाई लिखाई का लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बहुत कम थी, बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। ठीक है, शिक्षा से संबंधित समस्याएं और भी थी, यानी बहुत सारी समस्याएं। ये सभी उपरोक्त सभी, इसका उत्तर क्या होगा? भाषाओं की समस्या, समाज की समस्या और शिक्षा संबंधी समस्या, ये हमारे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा सन 2005 की परेशानियां थी, उसमें ये परेशानियां शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण दो बातों पर बल देता है। जो भूमंडलीकरण है, भूमंडलीकरण किन दो बातों पर ध्यान देता है? भूमंडलीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, वैश्वीकरण भी इसे कहते हैं एक्चुअल में। तो ये जो भूमंडलीकरण है, ये दो बातों पर जोर देता है। कौन सी दो बातों पर जोर देता है भाई? उदारीकरण एवं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, है ना। उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन और निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन, यानी सरकार से हटाकर निजी हाथों में सब कुछ देना ताकि प्राइवेट लोग उसको चलाएं। जैसे सरकारी बस न चल के प्राइवेट बसेस चलें, सरकारी रेलवे स्टेशन सरकार मैनेज न करके प्राइवेट लोग मैनेज करें, तो इससे होगा क्या? दाम, पैसे बहुत बढ़ जाएंगे, यानी किराया ज्यादा हो जाएगा, लेकिन साफ सफाई तो देखो आप, अभी आप रेलवे स्टेशन को देखना। पहले, अभी मैं भोपाल की बात करता हूं, जो लोग जानते होंगे मध्य प्रदेश के होंगे, तो भोपाल का स्टेशन, अभी रानी कमलापति स्टेशन को देख लो। पहले वो स्टेशन कितना बेकार हुआ करता था, गंदगी, जब से वो प्राइवेटाइज हुआ है, हाँ, उसका प्लेटफॉर्म टिकट बढ़ गया है, चीजें महंगी हो गई है, लेकिन वहां पर अब साफ सफाई इतना पॉश होता है कि लगता ही नहीं कि भारत का रेलवे स्टेशन है ना, इतनी साफ सफाई करण से फायदा होता है। ठीक है, तो भूमंडलीकरण दो बातों पर ध्यान देता है, उदारीकरण और निजीकरण के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बाल मजदूरों किस श्रेणी में आते हैं? कौन से बच्चे? 14 वर्ष, है ना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बाल मजदूर यानी कि चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में रखा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले देखा था। भूमंडलीकरण की विशेषता बतलाइए, क्या विशेषता है भूमंडलीकरण की? भूमंडलीकरण की विशेषता क्या है कि भाई सहयोग पर आधारित और सद्भावना पर आधारित, ये दोनों उत्तर सही होंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त ए और ब दोनों, ए बी दोनों, यानी कि जो भूमंडलीकरण होता है ये सहयोग पर, कॉपरेशन पर आधारित होता है, एक दूसरे का सहयोग करना, सद्भावना पर आधारित होता है ना, मिलजुल कर रहने के ऊपर, इन दो चीजों पर आधारित होता है, ये विशेषता है भूमंडलीकरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी जिसे हम कहते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ऐसा कुछ है भाई, मुझे भी तो उतना कंफर्म अभी याद नहीं है। तो एनसीईआरटी हिंदी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद जो है, शिक्षण परिशिक्षण परिषद यानी वो काउंसिल जिसे कहते हैं, परिषद,
इसकी स्थापना कब हुई, यानी एनसीईआरटी कब स्टैब्लिश हुआ, सिंपल सिंपल सन 1981 में, 1981 में एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, सन 1981 में, 1981 में एनसीईआरटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। अगला देखिए, भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रमुख समस्या है, यानी भारत में जो कंपल्सरी एजुकेशन किया गया है ना, यानी सबको शुरू में पढ़ाई 8वीं 10वीं तक की पढ़ाई करनी चाहिए, अगर इसको अनिवार्य किया जाए तो इसमें कुछ परेशानियां हैं। सबसे प्रमुख परेशानी क्या है, इसमें सबसे बड़ी परेशानी है कि भाषाओं का बहुमूल्य होना, बाहुल्य होना, बहुत सारी भाषाएं हैं, तो आखिर प्राथमिक शिक्षा दे कौन सी भाषा में, है ना, इंग्लिश में, हिंदी में, राज्य की भाषा में, किस भाषा में। फिर दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, सिलेबस में भी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे दोष है सिलेबस में। भाई क्या दोष है कि भाई सिलेबस जो ऐसा है कि पूछिए मत, कुछ सिलेबस ऐसा है जो किसी किसी राज्य के लिए लागू होता है, उस राज्य के लिए ठीक है, पर कुछ राज्यों के लिए ठीक बिल्कुल नहीं है ना। और क्या, प्राथमिक विद्यालयों की कमी है हमारे यहाँ, जो प्राथमिक विद्यालय है उनकी कमी है, छोटे गांव में स्कूल ही नहीं है, बड़े गांव में है, तो छोटे गांव के बच्चे बड़े गांव तक जाने के लिए पैदल जाना, रास्ता ना होना, बहुत परेशानियां होती है उन्हें, ठीक है। तो प्राथमिक विद्यालयों की कमी है भारत में, तो ये सब के सब जरूरी है, ये सब समस्याएं हैं। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा जो है ना प्राथमिक शिक्षा में, ये सब प्रॉब्लम आ रही है, जिस वजह से प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा सबको मिल नहीं पा रही है, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला देखिए, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कॉन्फ्रेंसिंग स्थापना करने का सुझाव किसने दिया, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान का स्थापना करने का सुझाव किसने दिया था, यह सुझाव जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कब लागू हुई थी 1986 में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 1986 में लागू हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में जो लागू हुई थी, उसी ने जो है ये सुझाव दिया कि हमें जिला शिक्षा परिषद प्रशिक्षण संस्थान, है ना, कॉन्फ्रेंसिंग स्थापित करना चाहिए। अगला, शिक्षा के मानकों तथा मानदंडों का निर्धारण करने वाला संस्था कौन सा है ना, कौन जो शिक्षा के यानी टीचर्स के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, कौन सी संस्था है, तो एनसीईटी है, एनसीईटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, एनसीटीई, यानी डीएड करने वाले 5वीं 8वीं तक पढ़ा सकते हैं, बीएड करने वाले हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी पढ़ा सकते हैं, इस तरह का जो नियम बना रखा है। या टीईटी का सिलेबस क्या होना चाहिए, या डीएलएड के सिलेबस सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, पूरा सिलेबस क्या होना चाहिए, ये सब यही डिसाइड करता है एनसीईटी, है ना, यही नियम बनाता है, ठीक है। कॉलेज का देखोगे, उच्च शिक्षा का तो यूजीसी बनाता है, पढ़ा होगा आपने, है ना। सीबीएसई का देखोगे स्कूल लेवल का सिलेबस तो एनसीईआरटी बनाता है बच्चों के लिए। ये सब जो संस्थाएं हैं ये अलग अलग चीजों के लिए काम करती हैं, तो एनसीईटी शिक्षकों के लिए काम करता है, शिक्षकों की शिक्षा के लिए, ठीक। मध्य प्रदेश का राज्य शिक्षा केंद्र का भोपाल, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, कहां पर है भाई, भोपाल में है। अगला, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का कार्यालय कहां पर है, दिल्ली में, ठीक है। अब राष्ट्रीय है ना, यानी नेशनल लेवल का है, और शिक्षक परिषद का है तो दिल्ली में ही होगा, केंद्र में। इसके पहले पढ़ा भी था हमने, दिल्ली नई दिल्ली, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, अगला हमारा सवाल है, जनपद स्तर पर प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना का अध्यक्ष कौन है ना। तो भाई जिला परियोजना समन्वयक, जो जिला परियोजना समन्वयक होता है, उसी को ही जनपद स्तर पर प्रारंभिक जो शिक्षा होती है राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं के लिए, उनका अध्यक्ष उसी को बनाया जाता है, वही व्यक्ति इसको भी संभालता है। फिर शिक्षा और समाज का क्या संबंध है, शिक्षा और समाज का घनिष्ठ संबंध है, शिक्षा और समाज का बहुत ज्यादा गहरा, बहुत घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि शिक्षा से ही समाज में रहने लायक बनते हैं, और समाज में ही शिक्षा हासिल की जाती है, जंगल में जाके नहीं पढ़ते आप, है ना, समाज में रहकर ही पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो शिक्षा और समाज का बहुत ज्यादा घनिष्ठ, बहुत ज्यादा गहरा संबंध होता है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, सामाजिक संबंधों का जाल, है ना, जो सोशल रिलेशंस होते हैं उनका जो पूरा जाल नेटवर्क जो बना है, वही यही समाज है। ये कथन किसका है, ये कथन है मैकाइवर पेज का, किसका है, मैकाया एवं पेज का, इनका कथन है। नेक्स्ट, सामाजिक परिवर्तन के रूप कितने, सामाजिक परिवर्तन के 5 रूप हैं, इसके पहले भी पढ़ा था हमने। सामाजिक परिवर्तन के कितने रूप होते हैं, कुल 5 रूप होते हैं सामाजिक परिवर्तन के। आगे देखिए, आर्थिक समानता का उद्देश्य क्या है, आर्थिक समानता का उद्देश्य है निजीकरण करना, है ना, आर्थिक समानता का उद्देश्य है निजीकरण करना। फिर समेकित शिक्षा योजना लागू की गई है, समेकित शिक्षा योजना जो लागू की गई है वो कब लागू की, किन के लिए, क्या सामान्य बालकों के लिए, निरक्षर बालिकाओं के लिए, या विकलांग के लिए, तीनों के लिए। ये जो समेकित शिक्षा है ना, तीनों के लिए, ए बी सी तीनों करेक्ट है, सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो जो समेकित शिक्षा योजना है ये बालकों के लिए की गई है, सामान्य बालक जो होते हैं, फिर जो निरक्षर बालक होते हैं इलिटरेट वाले, और जो विकलांग बालक होते हैं उनके लिए भी, उन तीनों के लिए जो है समेकित शिक्षा योजना शुरू की गई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया संभव है कहां, कहां होगी भाई, भाई विद्यालय में। शिक्षा का आदान प्रदान कहां होता है, स्कूल में, विद्यालय में ही होता है, शिक्षा देने वाले, शिक्षा ग्रहण करने वाले। तो शिक्षा के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है ये कहां पर होती है, ये होती है विद्यालय में, स्कूलों में,
नेक्स्ट देखिए, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? इसका स्थापना की गई थी सन 1945, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और उसके बाद 1946 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी, है ना, यूनेस्को, UNESCO, यूनेस्को 1946। और संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के जस्ट बाद किया गया था। जब 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। अब इसके बहुविकल्प हो गए, अब आते हैं हम इसके रिक्त स्थानों के ऊपर। ठीक है, रिक्त स्थान की बात करते हैं तो देखिए, पहला, जनपद स्तर पर प्रारंभिक राष्ट्रीय स्तर पर बालिका शिक्षा परियोजना का अध्यक्ष जिला समन्वयक को ही बनाया जाता है, वही होता है। फिर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने, राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में कृषि को स्वीकार किया जाता है ना। राष्ट्रीय आय यानी पूरे नेशन की, अगर इक्वल की बात करें, इनकम की, पूरे देश की आय की बात करें तो हमारे यहाँ मुख्य क्या है? कृषि, क्योंकि 55% से ज्यादा लोग हमारे देश में खेती करते हैं आज भी। फिर अलग देखिए, अगला पॉइंट, औपचारिकोत्तर शिक्षा लोकव्यापीकरण के लिए आवश्यक है। औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन जो है वो किसके लिए जरूरी है? लोकव्यापीकरण यानी लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट, तीसरी योजना में शिक्षा के लोकव्यापीकरण हेतु 150 करोड़ रुपए का राशि का प्रावधान था, यानी कि 150 करोड़ रुपए दिए गए थे शिक्षा को लोकव्यापीकरण यानी सब लोगों तक पहुंचाने के लिए। अगला, बालक की प्रथम पाठशाला क्या होती है? परिवार, है ना। तो जानती विद्यालय, परिवार जो होता है वो बालक का पहला विद्यालय, स्कूल होता है ना। परिवार से सब कुछ वो सीखता है। एनसीईआरटी के क्षेत्रीय मुख्यालयों की संख्या कितनी है? 45। एनसीईआरटी वैसे तो दिल्ली में स्थित है मेन, पर उसके अलग अलग क्षेत्रों में जो हेडक्वार्टर्स बने हैं कितने हैं? कुल 45। फिर व्यापक मूल्यांकन में बालक के सर्वांगीण गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। व्यापक मूल्यांकन में क्या होता है? बच्चे के सर्वांगीण गुणों का यानी सभी टाइप के गुणों का मूल्यांकन, इवोल्यूशन किया जाता है। परिवर्तन संयोजक प्रकार की क्रिया है, यानी प्रकार की क्रिया है। परिवर्तन क्या है? संयोजक प्रकार की। किस प्रकार की? संयोजक प्रकार की क्रिया है। अगला, व्यक्तिक सामाजिक स्तरीकरण का आधार क्या है? समाज। व्यक्तिक सामाजिक स्तरीकरण का आधार जो है समाज होता है। फिर यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख संस्था क्या है? यूनिसेफ है। यूनेस्को, यूनिसेफ एक्चुअल में बच्चों के लिए काम करती है, यूनाइटेड नेशंस ऑफ इमरजेंसी चिल्ड्रन फंड ऐसा कुछ है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनिसेफ। ठीक है, तो ये जो यूनिसेफ है संयुक्त राष्ट्र का ही ग्रुप है। यूनेस्को, ये भी संयुक्त राष्ट्र का ही ग्रुप है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र का ही ग्रुप है। WTO, विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ही क्या है? ये सब के सब उसी के ही भाग है, प्रमुख संस्थाएं हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। यूनेस्को 1946 में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना वर्ष 1945 में हुई थी। नेक्स्ट, आगे बढ़े, अब आ जाते हैं एक वाक्य वाले प्रश्न के ऊपर। पहला, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 4 नवंबर सन 1946। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ की UNO की 1945। फिर स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा के सर्वाधिक सराहनीय और अग्रणी कार्यकर्ता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। ये स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले भी हमारे देश में शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा काम जो कर रहे थे भारत में, गोपाल कृष्ण गोखले ही थे। फिर भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मुदालियर, है ना। कोठारी ये भी रह चुके हैं, मुदालियर भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके पहले भी हमने बात की थी, मुदालियर हो गए, कोठारी हो गए, ये सब भारतीय शिक्षा आयोग के क्या रह चुके हैं? अध्यक्ष। यहाँ पर सही उत्तर डॉक्टर DS कोठारी, ये भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष। उसके बाद डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी, हाँ, हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी जी ने ही ये किताब लिखी है, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। उनकी एक और किताब बड़ी फेमस है, स्वराज, हिंदू स्वराज, नाम पढ़ा सुना भी होगा आपने। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा का सार्वजनिक उद्देश्य कौन सा है? शिक्षा का सार्वजनिक यानी सबके लिए क्या उद्देश्य होता है? समग्र विकास यानी ओवरऑल, टोटल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, है ना। फिर उदारीकरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है? उदारीकरण, लिबरल एजुकेशन से क्या मतलब है? उदारीकरण शिक्षा का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देने से है, उन्हें हटा लेने से है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। यानी शिक्षा में जो पाबंदियां लगी हैं उन पाबंदियों को हटा लेना चाहिए जिससे और ज्यादा शिक्षा बढ़ सके, और ज्यादा आर्थिक विकास हो सके शिक्षा से, है ना। तो इसे ही क्या बोला जाएगा? उदारीकरण शिक्षा, लिबरल एजुकेशन बोला जाएगा, इसे लिबरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या है? लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन जिसे कहेंगे, विकेंद्रीकरण, है ना। तो शासन सत्ता को स्थानीय स्तर पर विभाजित कर प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से संपन्न कराना है। यानी कि अब उदाहरण के तौर पर बताता हूं, इसका समझा देता हूं कैसा। विकेंद्रीकरण मतलब, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि अब पूरे मध्य प्रदेश की शिक्षा को चलाना माध्यमिक शिक्षा मंडल यानी भोपाल के अकेले का बस का नहीं है।
तो वो क्या करते हैं, शिक्षा के जो कार्य होते हैं वो अलग अलग राज्यों में अपने अलग अलग जिलों में बांट देते हैं। ठीक है, तो वो अपनी पावर, जैसे मेरे ही जैसे मान लो मैं माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल का अध्यक्ष हूं, तो मेरे पास पावर है कि पूरे देश में एग्जाम कराऊं, बोर्ड एग्जाम कराऊं, पर मैं अकेले करा पाऊंगा क्या? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, हर जिले में एक सेंटर बना दूंगा, वहां अध्यक्ष बना दूंगा कि इस जिले में जितने भी स्कूल होंगे इन सबका बोर्ड एग्जाम का तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा जिम्मेदारी, तुम्हारा जिम्मेदारी, ऐसे बांट दूंगा। तो अपनी पावर मैंने बांटी, केंद्र में न रखकर उनको अलग अलग बांटा, इसे ही कहते हैं विकेंद्रीकरण। ठीक है, इसे ही शिक्षा का विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो लोकतंत्र विकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि शासन अकेला जो है ना, जो गवर्नमेंट सरकार अधिकारी अकेले नहीं चला सकता, तो वो क्या करता है, अपने स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर विभाजित कर देता है ना, अपनी सत्ता को विभाजित कर देता है, और बाकी लोग फिर वो प्रशासन मैनेजमेंट करते रहते हैं। इस तरह से सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक, यही है लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाते हैं इकाई 5 के ऊपर। ये हमारी 5वीं और अंतिम इकाई है। ठीक है, इसके बाद ये विषय भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 5वीं इकाई जिसका नाम है सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक, यानी शिक्षक समाज को बदलने के रूप में कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए इकाई 5 की बात करते हैं। इकाई 5 सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक। पहला एमसीक्यू, पहला प्रश्न, शाला विकास नियोजन में अध्यापक क्या कर सकते हैं? शाला विकास नियोजन में अध्यापक जो है वो समुदाय से समन्वय, यानी कि वो समुदाय समाज से संबंध स्थापित कर सकते हैं, उनके बीच कॉपरेशन कर सकते हैं, समन्वय। फिर शाला विकास समिति में समुदाय की भूमिका क्या रहती है? शाला विकास समिति जो रहती है उसमें समुदाय की क्या विषय योगदान होता है? तो उसमें भाई सहयोग, अनुशासन करने में बिल्कुल मदद कर सकते हैं, फिर व्यवस्था बनाने में बिल्कुल, और समन्वय यानी कॉपरेशन में तो बिल्कुल। तो इसका उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। यानी शाला विकास समिति में जो समुदाय है, जो समाज है, वो कैसे मदद कर सकता है? अनुशासन में मदद कर सकता है, ठीक है ना, प्रबंधन में, मैनेजमेंट में मदद कर सकता है, और तो और वो समन्वय यानी कॉपरेशन में भी हेल्प कर सकता है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय समुदाय के सभी जीवन का प्रतिबिंब है। विद्यालय जो है वो समुदाय के सभी जीवन का प्रतिबिंब है। यह कथन किसका है? टीपी नन का। कथन किसका है? टीपी नन। टीपी नन ने कहा कि विद्यालय जो है समुदाय के सभी जीवन का प्रतिबिंब है, यानी कि परछाई जैसा है। ठीक, अगला, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी भाई सन 1981। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी की स्थापना 1981 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। अगला देखिएगा, कुछ लोग 1983 भी लिखते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा कंफर्म हो, श्योर हो, तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ सर 1981 है कि 1983 है। यहाँ तो 1981 है। बालकों में राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए क्या आवश्यक है? बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना, राष्ट्र भावना, है ना, ये कैसे लाएंगे? उसके लिए क्या जरूरी है? सबसे जरूरी, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? शिक्षा। उसे जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, अच्छा शिक्षा हासिल करेगा, तो ही तो उसके मन में क्या आएगा? देश के प्रति अच्छी भावना आएगी। तो अच्छी शिक्षा देने से बच्चे के अंदर राष्ट्रीय भावना, नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, राष्ट्रवाद उसके अंदर आएगा। एक अध्यापक द्वारा बहुत सी कक्षाओं में एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? एक अध्यापक जब एक साथ अलग अलग क्लासेस में पढ़ाता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बहुकक्षा शिक्षण। क्या कहते हैं इसे? बहुकक्षा शिक्षण। यानी एक शिक्षक 10वीं में जाकर गणित पढ़ा रहा है, 9वीं में भी गणित पढ़ा रहा है, और वो 8वीं में गणित पढ़ा रहा है, तो वो शिक्षक वो क्या कर रहा है? एक साथ कई क्लासेस में पढ़ा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? बहुकक्षा शिक्षण, यानी बहुत सारी कक्षाओं में शिक्षण देना, पढ़ाना। नेक्स्ट अगला देखिए, जनपद स्तर पर प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा परियोजना के अध्यक्ष कौन है? जनपद स्तर पर राष्ट्रीय बालिका जो शिक्षा रहती है प्रारंभिक स्तर पर, उसके उस परियोजना के अध्यक्ष कौन है? तो उस परियोजना के अध्यक्ष जिला परियोजना समन्वयक, उसी को बना दिया जाता है। अभी हमने पढ़ा, इसे 2 बार पहले भी रिपीट कर चुके हैं कि जिला परियोजना समन्वयक को ही जनपद स्तर पर जो प्रारंभिक राष्ट्रीय जो बालिकाओं के लिए जो शिक्षा होती है उसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। अगला, शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति से संबंधित मुख्य बिंदु कौन से हैं? शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति से जो मुख्य बिंदु है, यानी व्यावसायिक यानी पैसा कमाने से संबंधित टीचर का क्या रूल्स रेगुलेशन बना है, तो इसकी बात करें तो व्यावसायिक प्रशिक्षण, विषय का पूर्ण ज्ञान होना और व्यवसाय के प्रति निष्ठा होना। यानी जो व्यवसाय है एज ए टीचिंग, अब इसे व्यवसाय तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी अगर काम कर रहे हो उससे पैसा आ रहा है तो व्यवसाय हुआ, तो उसके प्रति बहुत ईमानदार होना, लॉयल होना, निष्ठा रखना। फिर विषय का पूर्ण ज्ञान होना, भाई जिस चीज के टीचर बने हो, जिस फील्ड में आओ पूरा ज्ञान हो। टीचिंग फील्ड में आए हो, टीचिंग का कोई नॉलेज ही नहीं है, ऐसा नहीं। कितने ही टीचर देखता हूं जो डीएड किए ना बीएड किए हैं और टीचर बन जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। व्यवसायिक प्रशिक्षण, यानी उन्हें पैसा कमाने का, व्यवसाय को ठीक से चलाने का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी मिलना चाहिए।
कैसे एज ए टीचर आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। सिर्फ डीएलएड करने से पैसा नहीं कमा सकते है ना, डीएलएड करने के बाद उस ज्ञान का इस्तेमाल सही जगह पर किया जाए तो ना आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। ठीक, तो ये सब शिक्षा के क्षेत्र में काम आता है। तो ये सब तीनों सही है, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एज ए टीचर जब बनते हैं, व्यावसायिक परीक्षण जब दिया जाता है तो इन आचार नीतियों का पालन करना होता है, इन सबका ट्रेनिंग मिलता है शिक्षक को। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो वैश्वीकरण है यानी कि ग्लोबलाइजेशन है, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि भाई आर्थिक समानता आ जाए, हाँ बिल्कुल, फिर उदारीकरण भी हो जाए, लिबरलाइजेशन भी हो जाए, और समानता भी आ जाए, सहयोग भी मिले, भाईचारा भी रहे, अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी मिले। तो तीनों उत्तर सही है, यानी सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी। जी हाँ, वैश्वीकरण यानी कि जिसे हम ग्लोबलाइजेशन भी कहते हैं या भूमंडलीकरण भी कहते हैं, है ना, इसके पहले ही पढ़ा था। इसका उद्देश्य क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण, इसका उद्देश्य होता है आर्थिक समानता लाना, उदारीकरण करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना, रोजगार के नए अवसर लाना, ये सब इसी में आते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्नांकित में से शिक्षक का व्यवसायिक गुण क्या है। इनमें से कौन सा गुण शिक्षक का व्यवसायिक गुण है। तो उत्तम स्वास्थ्य नहीं, उत्तम स्वास्थ्य से पैसे का क्या। फिर प्रयोग एवं अनुसंधान में रुचि, बिल्कुल, प्रयोग और अनुसंधान यानी कि अगर प्रैक्टिकल करेंगे ना, और क्या करेंगे भाई, इसमें रिसर्च करते रहेंगे, अगर इसमें इंटरेस्ट रहेगा, नया नया चीज ढूंढते रहेंगे तो टीचर नया नया इंप्रूव करते रहेगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो, जो प्रयोग नहीं करता, जो अनुसंधान नहीं करेगा, यानी जो नई नई चीजें ट्राई नहीं करेगा, वो एज ए टीचर कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। बहुत से मैंने टीचर्स को जानता हूं जो मेरे खुद के टीचर रहे हैं, 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से पढ़ा रहे हैं स्कूल में, और उनकी सैलरी 12,000 15,000 से ज्यादा नहीं गई अभी तक। ठीक है, क्योंकि वो एक ही जगह पर रुक गए, उन्होंने ना कुछ नया ट्राई किया, ना कोई रुचि ली, ना कोई अनुसंधान रिसर्च किया, ना अपने नॉलेज को बढ़ाया, इसलिए एक जगह ही रह गए। तो इसीलिए याद रखिएगा कि एज ए टीचर ना उस प्रयोग करते रहने पड़ेंगे, नया नया ट्राई करना पड़ेगा, और अपने क्षेत्र में रुचि लेनी पड़ेगी नया नया। आप देखो ना, आईटी वाले जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं, ये कंपनी ज्वाइन की, फिर छोड़ी वो कंपनी ज्वाइन की, ये कोर्स सीखा, ये लैंग्वेज सीखी, वो लगातार करते रहते हैं चेंज, इसलिए लगातार उनका पैसा भी बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये शिक्षा के क्षेत्र में करना पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है ना कि एक बार टीचिंग कोर्स कर लिया, बढ़ गए और सोचा कि खूब पैसा आ जाए अपने आप, नहीं, इसमें रिसर्च करना पड़ेगा, नया नया सब्जेक्ट सीखना पड़ेगा, अपने विषय को और बेस्ट कैसे बनाना है ये सीखना पड़ेगा, नया नया और डिग्री डिप्लोमा लेना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब ना अच्छे टीचर बनके अच्छा पैसा कमाएंगे। ठीक है, ये जरूरी है। ठीक, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, कार्य के बाद शिक्षक का मुख्य दायित्व क्या है। कार्य के बाद शिक्षक का मुख्य दायित्व है कि वो उस कार्य का मूल्यांकन करे, यानी जो कार्य जो उसने दिया है बच्चे को, उसका मूल्यांकन, इवैल्यूएशन हो सके। ठीक है, तो कार्य के बाद शिक्षक की जिम्मेदारी है वो कार्य का क्या करे, मूल्यांकन करे कि कार्य सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, तभी तो कार्य का उद्देश्य पूरा होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, अब आ जाते हैं खाली स्थान, रिक्त स्थान पे। इसकी बात करें, पहला प्रश्न, औपचारिकोत्तर शिक्षा लोक व्यापीकरण के लिए आवश्यक है। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन जो है वो लोक व्यापारीकरण, यानी कि सभी लोगों तक पहुंच सके, है ना, लोक व्यापीकरण, सभी, लोक व्यापारिक नहीं, लोक व्यापीकरण यानी लोगों तक पहुंच सके, पूरे लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, इसके लिए औपचारिक शिक्षा देनी पड़ेगी। अगला, तीसरी योजना में शिक्षा में लोक व्यापीकरण हेतु 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इसके पहले भी हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था। बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। फिर एनसीईआरटी में क्षेत्रीय मुख्यालय की संख्या 45 है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना। व्यापक मूल्यांकन में बालक के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन किया जाता है ना। ये क्वेश्चन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोहराया जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, समझ लेना। ठीक, अगला देखिए, विभिन्न स्तर के छात्रों को एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है, बहुस्तरीय शिक्षण। ठीक है, विभिन्न स्तर के छात्रों को, अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स, ठीक है, इन्हें एक साथ मिलकर पढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे, बहुस्तरीय शिक्षण कहेंगे। सन 1945 में विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। 1945 में विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ की, और यूनेस्को की, हमने पहले ही बताया था आपको, यूनेस्को की स्थापना कभी 1946 में, है ना, 4 नवंबर 1946, 4 नवंबर 1946, ये भी ध्यान रखिएगा, रट लीजिएगा। मानक चित्रांकन का उपयोग गतिविधि आधारित अधिगम में किया जाता है। जो मानक चित्रांकन का उपयोग किया जाता है वो गतिविधि यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में किया जाता है। ठीक है, जो भी मानक चित्रांकन बनाते हैं, चित्र वगैरह, विद्यालय में पोर्टफोलियो का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जाता है। पोर्टफोलियो यानी कि बच्चे के बारे में पूरी जानकारी, फाइल कह सकते हो, बायोडेटा कह सकते हो आप, है ना, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, शिक्षक के द्वारा। टीचर ही बनाता है, हर बच्चे का पोर्टफोलियो तैयार करता है ना, जो कि ये बच्चा इतने दिन से पढ़ा, ये है, इसमें रुचि, इसमें नहीं है, ये इसको आता है, इतना नहीं आता, उसका व्यवहार ऐसा है, वगैरह वगैरह, ये सब लिखा जाता है, इसे पोर्टफोलियो कहते हैं। ठीक है, तो ये कौन बनाता है विद्यालय में, स्कूल में, टीचर बनाता है, शिक्षक बनाता है। क्लियर, अब आ जाते हैं एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर के ऊपर, एक वाक्य एक शब्द वाले। पहला,
पाठ्यक्रम निर्माण में किसकी भूमिका सबसे अधिक होती है? शिक्षक की। सिंपल भाई, टीचर ही तो पढ़ाना उसी को तो है, तो शिक्षक की भूमिका सबसे जरूरी होती है पाठ्यक्रम निर्माण में। दूसरा, सामाजिक परिवर्तन सामाजिक विकास है, यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा दी स्पेंसर ने। फिर शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया क्या है? शिक्षा के आदान प्रदान की प्रक्रिया विद्यालय में होती है। कहां होती है? विद्यालय में, समाज में। ठीक है, सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन किसका है? मैकाइवर एंड पेज का, मैकाइवर एवं पेज का कथन है। सामाजिक संबंधों का जाल ही समाज है, यह कथन ही किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। पहले भी हम पढ़ चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सामाजिक परिवर्तन के कितने रूप हैं? सामाजिक परिवर्तन के कुल 5 रूप हैं। और बहुस्तरीय शिक्षण से क्या समझते हैं? अभी हमने पढ़ा था बहुस्तरीय शिक्षण। तो बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ है कि एक शिक्षक और अनेक कक्षाओं में पढ़ाता है ना, एक टीचर कई सारे क्लासेस में पढ़ाएगा, इसे बहुस्तरीय शिक्षण बोलेंगे। अगला FLN, जैसे हमने इसके पहले LM पढ़ा था ना, एक्टिव लर्निंग मटेरियल, यहां पर है FLN। इसका पूरा नाम क्या है? FLN का नाम है फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी है। इसका मतलब क्या होगा कि भाई मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक कहता है। मूलभूत यानी बेसिक, फंडामेंटल है ना, मूलभूत साक्षरता लिटरेसी एवं संख्यात्मकता यानी न्यूमेरेसी, नंबर से संबंधित, संख्या से संबंधित। क्लियर? ये FLN का फुल फॉर्म है, याद रखिएगा, ऐसी चीजें बार बार पूछी जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा पूरी इकाई, 5 इकाइयों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। इन्हीं में से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपको पूछे जाएंगे। इन वस्तुनिष्ठ को पढ़ लोगे तो आपके मेन जो क्वेश्चन है थ्योरी वाले, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय है ना, इनको लिखने में मदद मिलती है, क्योंकि यहां से बहुत सारा डेटा आपको याद हो जाता है। और बहुविकल्प पे तो आप ऐसे ही सॉल्व कर लेते हो क्योंकि ये पढ़ ही रहे हो। ठीक, तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, पसंद आई है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस वीडियो के लिंक आपके कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप होगा, आपका जो टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहां तक जरूर शेयर कर देना। साथ ही साथ अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड्स को भी जुड़ने के लिए जरूर कहना। ऐसे लगातार हर एक विषय का ऐसे मैराथन क्लास आते रहेगा। इसके पहले बाल्यावस्था बाल विकास की भी वीडियो हमने बनाई है, आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट चेक करना, वो भी आपको मैराथन क्लास मिल जाएगी, आई बटन पे भी शो हो रहा होगा। और आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हो, आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सॉल्यूशंस, हर विषय का प्रश्न उत्तर समझाते हुए उसका मैराथन लेक्चर, हैंड रिटन हस्तलिखित नोट्स, डिटेल नोट्स, प्रश्न उत्तर और शॉर्ट नोट्स, एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर, MCQs हर विषय का, हर इकाई का अलग से, ये सब कुछ आपको मिल जाता है हमारे एक कोर्स में। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स परचेस कर सकते हो और अपनी संपूर्ण तैयारी कर सकते हो। 90+ % स्कोर होगा। हजारों छात्र जो है इस कोर्स से जुड़े हैं, आप भी उन 1000 छात्रों की तरह पढ़ाई कर सकते हो, 90+% स्कोर कर सकते हो। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप ऐसे वीडियो मिस नहीं करना चाहते और भी चाहते हो कि मैराथन वीडियोस आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, वरना वीडियो अपलोड होगी और आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।